Hello students, welcome to Core Academy. Today we are going to start next lecture on trigonometry, lecture 4. In this lecture we will discuss values of trigonometric ratios versus angles. क्योंकि अब before starting the topic we will first understand the meaning of the topic. क्या मीनिंग है इसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एंगल्स के साथ में कैसे बदलती है ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं y इक्वल टू sin x, साइन ऑफ एनी एंगल। तो अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एंगल 0 से स्टार्ट करता हूं और π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री। अब आपको पता है बच्चों कि sin 0 कितना होता है? 0। आपको पता है sin 90 कितना होता है? 1। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी राइट ट्रायंगल में sin होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है या इसको x बोल दो, एंगल है हमारा x, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x की है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये x कितना भी हो सकता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि ये एंगल जब एक बार घूम जाता है फिर दोबारा घूम जाता है, तो एक सर्कल में जो 0 से 2 पाई के एंगल्स मिलेंगे, तो जो वैल्यूज 0 से 2 पाई में मिलेंगी वही वैल्यूज बार बार रिपीट होंगी। आपको शायद नहीं समझ में आया हो, पर आगे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। दैट व्हाट डू आई वांट टू से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जब ये x 0 होता है, जब x 0 तो क्या होगा, इस हाइपोटेन्यूज को आप यहां ले आओगे। x 0 होने पर हाइपोटेन्यूज और बेस सेम हो गए, या फिर ऐसा बोल दो कि 0 होने पर हाइपोटेन्यूज यहां आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0। क्योंकि जैसे जैसे x रिड्यूस होगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर 0 होता जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया तो sin x क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 0। अब x को मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूं। x जैसे जैसे बढ़ता है 90 के पहले तक परपेंडिकुलर बढ़ता जाता है। पहले परपेंडिकुलर ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, बढ़ता तो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाइपोटेन्यूज से ज्यादा हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ऐसा रहेगा। तो यानी कि sin x की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे जैसे x बढ़ता है 0 से, वैसे वैसे sin x की वैल्यू बढ़ती है। अब देखते हैं कि कहां तक बढ़ती है। जैसे ही x 90 डिग्री हो जाता है, सिचुएशन क्या होती है समझते हैं। अगर x 90 डिग्री हो जाता है तो ये हाइपोटेन्यूज ऐसे हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर भी ऐसे हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जब यहां पर ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये एंगल 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोथेटिकल, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर एंगल 89.999999 डिग्री रहा तो ये हाइपोटेन्यूज यानी कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ही बड़े बड़े हो जाएंगे। जैसे ही 90 हुआ, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे। तो sin 90 कितना हुआ? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इन दिस केस। तो sin 90 हो गया 1। अब यानी हम समझ गए कि अगर x 0 से 90 डिग्री होता है तो sin x की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है? 0 to 1। अब मान लो मैं रोटेशन को और बढ़ाता हूं, मतलब अभी हमने 0 से 90 डिग्री को समझा, इसको आप ध्यान से समझना, बाकी कोर्स वगैरह को भी हम लोग इजीली समझ लेंगे। अब मैं एंगल और बढ़ाता हूं, तो जब x ये 90 डिग्री वाला केस था, अब x 90 डिग्री से बढ़ेगा तो देखो सिचुएशन ये है, ठीक है। तो इस एंगल के सामने ये जो एंगल x है, अभी राइट ट्रायंगल तो है नहीं, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड हैं वो सब राइट एंगल के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है। कैसे? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो किसी राइट ट्रायंगल में ही रह सकते हैं। तो अगर मैं x को बढ़ा ले रहा हूं तो ये तो राइट ट्रायंगल नहीं है, तो ये कहा जाता है कि फिर इधर में इसको परपेंडिकुलर माना जाता है, इसको परपेंडिकुलर माना जाएगा।
तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, वापस से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा हो गया। तो आपने ये देखा कि जब एंगल 0 से, ध्यान से सुना, जब एंगल 0 से 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर 0 से हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाता है। तो जब परपेंडिकुलर 0 रहता है तो साइन की वैल्यू 0, और जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो ये और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाते हैं हाइपोथेटिकली, क्योंकि मिलेंगे तो है ही नहीं कभी। लेकिन ये माना जाता है कि 89.9999 डिग्री पर ऐसी सिचुएशन होगी कि हाइपोटेन्यूज इतना बड़ा होगा, परपेंडिकुलर भी बहुत बड़ा होगा, और जैसे ही एंगल 90 के अप्रोक्स या 90 के पास आएगा तो जैसे जैसे एंगल 90 होता जाता है हाइपोथेटिकली माना गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाएंगे। अब एंगल को बढ़ा दिया गया 90 डिग्री से आगे, तो ऐसे में राइट ट्रायंगल तो बना ही नहीं, तो राइट ट्रायंगल जब बना ही नहीं तो परपेंडिकुलर इसको लिया गया और हाइपोटेन्यूज अभी भी इसी को लिया गया। तो आपने देखा कि वापस से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा हो गया, तो इसका मतलब अब वैल्यू वापस से, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा है, इट मींस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x से छोटी होने लगेगी। तो यानी कि अब वैल्यू x से छोटी होती गई। अब मान लीजिए x यहां से इतना लेकर के 180 हो गया। अब जैसे ही 180 हो गया तो परपेंडिकुलर वापस से क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि जब x 90 डिग्री था तो sin x 1, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए तो sin x हो गया। अब x अगर 90 डिग्री से बढ़ाते हुए आप पाई रेडियन तक आ जाओ, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हम एंगल्स को रेडियन में ही लेंगे। अब एंगल π/2 रेडियन से पाई रेडियन होता है, तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा है, तो sin x क्या हो गया, लेसर देन 1 पर ग्रेटर देन 0। जैसे ही x पाई रेडियन किया, ये जो परपेंडिकुलर था ये गायब हो गया। इसको आप बढ़ाओगे तो ये छोटा होता जाएगा और 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगेन परपेंडिकुलर 0, यानी कि sin x क्या आया, 0 आया, sin पाई रेडियन 0। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब क्या देखा कि अगर x π/2 रेडियन टू पाई रेडियन है तो sin x की वैल्यूज 1 to 0, ऐसे लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि सर 1 to 0 नहीं लिखा जाता, 0 to 1। लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि जैसे जैसे एंगल ऐसे रोटेशन में π/2 से पाई आया तो वैल्यूज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, आपको ना मैं sin x में अच्छे से समझाऊंगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों sin x की वैल्यू, मैंने आपको बोला था ना कि क्योंकि जब आप जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वैसे वैसे मिलते जाएंगे। एक समय था जब लेक्चर 1 में मैंने आपको रटवाया था कि इधर भी साइन पॉजिटिव होता है, इधर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव और इधर साइन पॉजिटिव होता है। रीजन समझ में आ रहा है कि देखो ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव है, तो यानी कि साइन इस क्वाड्रेंट में, साइन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में 0 to 1, इस क्वाड्रेंट में 1 to 0। अब अगर मान लीजिए एंगल पाई रेडियन से भी बड़ा हो गया, एंगल अगर पाई रेडियन से भी बड़ा हो गया, यानी कि एंगल ऐसा हो गया, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसा। अब बच्चों ये ऐसे तो ट्रायंगल बन नहीं सकता, तो हम ऐसे मानते हैं एंगल हमारा है ये x। अब इसमें परपेंडिकुलर कहां है, तो इसमें परपेंडिकुलर ऐसे माना जाता है क्योंकि ये तो बेस है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। अभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा, या ऐसा बोल दो कि आप हाइपोटेन्यूज इसको ले लो, ये अगर आपने x लिया तो या तो आप हाइपोटेन्यूज इसको ले सकते हो या आप हाइपोटेन्यूज इसको ले सकते हो। सर आपके मन का राज है कि इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। एक्चुअली बच्चों मैथमेटिशियन लोगों ने जब रेशियोज फिक्स किए गए, थोड़ी देर में ये जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना ये आसान हो जाएगा, बस मैं आपको थोड़ा डीप नॉलेज दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपने x बढ़ाया, अब आप परपेंडिकुलर तो ऐसे डालोगे, तो यानी कि अब बेस इसको या इसको, यानी बेस हम इसको मानेंगे यहां से, क्योंकि रोटेशन ऐसे होता है, तो हाइपोटेन्यूज इसको लेंगे। तो अभी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा, लेकिन चूंकि परपेंडिकुलर का ओरिएंटेशन नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल है, या इधर है तो परपेंडिकुलर हो गया नेगेटिव। और अगर हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज या दोनों की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो परपेंडिकुलर भले ही नेगेटिव है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो हाइपोटेन्यूज से अभी भी छोटी है, तो p जो है वो अभी भी हाइपोटेन्यूज से छोटा है।
तो वापस से वैल्यू। अब जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, तो ऐसी आ जाएगी तो वापस से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में -1 हो जाएगा। यानी बच्चों अब मैंने आपको समझा दिया, अब मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ साइन एक्स। पहला हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ साइन एक्स वर्सेस एक्स या विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां हम लोग समझते हैं अगर x 0 रेडियन से π/2 रेडियन जाता है तो साइन की वैल्यू होती है 0 to 1, 0 to 1। फिर अगर हम आगे घूमते हैं तो sin x की वैल्यू 1 से लेकर के 0 हो जाती है। तो मतलब परपेंडिकुलर हमेशा चूंकि हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, तो परपेंडिकुलर न्यूमेरिकली हमेशा मतलब परपेंडिकुलर कभी-कभी नेगेटिव भी तो होता है ना, तो परपेंडिकुलर न्यूमेरिकली हमेशा हाइपोटेन्यूज से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये कहा जाता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज -1 से 1 होगा। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा तो दो केस में, जब ऊपर में रोटेशन रहे 0 to π रेडियन तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर होने पर 1 कब होगा 90, और जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहां पर बराबर होते हैं ये वाला रोटेशन, ठीक है, तो उस केस में परपेंडिकुलर नेगेटिव माना जाता है तो -1। बाकी सारे केसेस में इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली -1 से 1 के बीच में रहेगी। न्यूमेरिकली मतलब p/h की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 0 से 1। 0 कब होता है x जब 0 हो और पाई रेडियन पर और 2 पाई रेडियन, यानी यहां पर 1 to 0, फिर यहां से वापस 0 to -1। अब वैल्यू नेगेटिव होगी तो आया समझ में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के ऊपर नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव हो गया, फिर यहां -1 to 0। क्योंकि इस केस में जब रोटेशन इतना हो जाता है तो हमने समझा था कि जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया तो इसलिए नेगेटिव, तो यहां पर भी साइन नेगेटिव, यहां पर भी साइन नेगेटिव। अब आई होप not only I'm not only hoping, I am sure that you have got this thing कि किस तरीके से sin x की वैल्यूज चलती है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखा रहा हूं। सबसे पहला फर्स्ट, for x belongs to 0 to π/2, for x belongs to 0 to π/2 sin x is increasing मतलब 0 and sin x की वैल्यू हो गई 0 to 1, ठीक है, इंक्रीजिंग यानी 0 पर 0, ध्यान से समझना, π/2 पर 1। फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू कितना पाई, sin x की वैल्यू रहेगी तो 0 to 1 ही, लेकिन डिक्रीजिंग रहेगी। कैसे, π/2 पर 1 और पाई पर 0 रेडियन पर। 4 ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, फॉर x बिलोंग्स टू π to 3π/2, फिल करो π to 3π/2, sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव तो होनी है, ये होता है -1 to 0, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से होता है, यहां पर 0 होता है, यहां पर -1, तो डिक्रीजिंग हुआ ना। जैसे जैसे एंगल तो हमेशा बढ़ रहा है पाई से 3π/2, तो इनपुट बढ़ाने के साथ में आउटपुट 0 से -1 मिल रहा है, यानी पाई पर 0 आया तो किसी एंगल पर -1/2 आया, फिर -1 आया, तो 0 से -1 की तरफ जाना मतलब वैल्यूज को कम करते जाना, तो डिक्रीजिंग होगा। फिर उसके बाद में अगर x 3π/2 से 2π है, यानी मैं यहां की बात कर रहा हूं, तो साइन यहां -1 से क्या हो गया 0, तो sin x फिर क्या हुआ -1 to 0। अब की बात -1 से 0 की तरफ गई, तो यानी क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, तो ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, घटती हुई वैल्यूज, ये भी डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग। तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी वैल्यूज कैसे चेंज। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा, अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं डोमेन, नहीं पहले रेंज डिस्कस करते हैं, sin x की रेंज ऑफ sin x। आपने क्या देखा,
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कोई भी रियल नंबर हो, sin x की वैल्यू हमेशा -1 to 1 ही रहेगी, कुछ भी हो जाए। यानी अब आप आगे से याद रखोगे कि कुछ भी हो जाए sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 ही रहेगी, x कुछ भी हो। तो यानी रेंज हो गई। तो यानी कि डोमेन क्या हो गया, थर्ड पॉइंट है डोमेन, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है डोमेन। डोमेन क्या देखा आपने, कोई भी एंगल हो उसके लिए साइन डिफाइंड है। आया समझ में? तो अब बच्चों आप इसमें से क्या क्या याद रखोगे? आपको याद रखना है कि जो फंक्शन y = sin x है, उस sin x की खास बात यह है कि x कोई भी एंगल रखो उसके लिए sin x डिफाइन होता है। दूसरी चीज आप याद रखोगे कि sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 ही आएगी। तीसरी चीज डोमेन, यानी sin इज डिफाइंड फॉर एनी एंगल, कोई भी एंगल आप रख दो। तो ये हमने देखा वैल्यूज ऑफ sin x। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी आपने जो पढ़ा है उसको मैं रिकॉल करवाता हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ cos x वर्सेस x, फिर वैल्यूज ऑफ tan x वर्सेस x, इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सम क्वेश्चंस। इफ sin थीटा प्लस sin phi is equal to 2, then find sin theta plus phi। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि सर दो अलग अलग एंगल हैं, थीटा और फाई। पढ़ते पढ़ते अगर दिमाग इधर उधर चल गया तो आप वापस से अपना इमेजिनेशन ऑन करो। sin थीटा प्लस sin फाई की वैल्यू 2 है, टू डिफरेंट एंगल्स के sin की वैल्यूज का सम 2 है। इट इज ओनली पॉसिबल only when sin theta is equal to 1 and sin phi is equal to 1। तो अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, दो लोग हैं, राम और शत्रु। राम के पास मैक्सिमम मनी टू इन्वेस्ट 1 लाख, मतलब राम 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कम भले ही कर सकता है। श्याम के पास इन्वेस्ट करने की कैपिटल लेसर देन और इक्वल टू 1 लाख, यानी मैक्सिमम 1 लाख। अब मैं ये बोलूं कि दोनों की इन्वेस्टेड कैपिटल, राम्स कैपिटल प्लस श्याम्स कैपिटल इन्वेस्टेड जो हुई वो है 2 lakhs। तो यानी बच्चों ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब दोनों अपना मैक्सिमम दें। तो ये कब होता है, जब थीटा π/2 रेडियन हो, और ये कब, जब फाई π/2 रेडियन है ना। तो अब यहां से क्या सीखे आप, थीटा प्लस फाई कितना हो गया, पाई रेडियन। तो क्या पूछा था, sin थीटा प्लस फाई मींस sin पाई। अब sin पाई क्या होता है, अभी आपको इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। sin पाई आपको पता है कि सर यहां पर sin 0, यहां पर 1, यहां पर फिर 0। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जब मुझे किसी लार्जर एंगल का साइन या कोस निकालना हो तो मैंने सीखा है कि उस लार्जर एंगल को n पाई प्लस माइनस अल्फा में ब्रेक कर दिया जाता है। तो ये sin पाई प्लस 0, ये क्या हो गया, sin पाई प्लस 0, n पाई प्लस माइनस अल्फा के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। अब पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो ये हो गया 0। ठीक है, यानी आंसर आ गया। और देखो एक और क्वेश्चन में करा देता हूं। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस साइन x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब आप करोगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, मशीन क्या है ये, तो इस मशीन में इनपुट क्या क्या डाले जा सकते हैं। तो रूट ऑफ समथिंग तभी डिफाइन होता है जब रूट के अंदर लिखा हुआ आइटम क्या हो, 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब
sin x minus 4 लेसर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब sin x लेसर देन इक्वल टू 4। अब बच्चों x कुछ भी डाल लो, sin x हमेशा -1 से 1 होता है। अब जो -1 से 1 है वो तो हमेशा 4 या 4 से छोटा होगा, तो डोमेन क्या आया, x बिलोंग्स टू r। यानी ये जो मशीन है इसमें कोई भी इनपुट डाल दो, मशीन कभी भी बीप बीप का साउंड नहीं करेगी। ये मशीन हमेशा एक डिफाइंड वेल डिफाइंड आउटपुट देगी। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करते हो तो कई क्वेश्चंस में sin x की रेंज कम आती है। अब हमें वैल्यूज ऑफ sin x वर्सेस x में वैल्यूज ऑफ sin x वर्सेस x में फोर्थ पॉइंट जो कि मैं भूल गया था क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना था, अब फोर्थ पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं। आपको ना क्या याद रखना है, साइन की वैल्यूज को कैसे याद रखोगे, हाउ टू रिमेंबर वैल्यूज ऑफ sin x वर्सेस x, यानी x के साथ sin x की वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ता है, इसको आप कैसे याद रखोगे। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, यहां पर sin 0 0 एंगल के साथ। आप याद रखना जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, ऐसे एंगल कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे घूमते जाएंगे और sin की वैल्यूज को लिखता जा रहा हूं। 0 से ग्रेजुअली बढ़ेगा, यहां 1 हो जाएगा, 1 से घटेगा, ये यहां 0 हो जाएगा, फिर घटेगा -1 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर 0 से 1 1 से 0। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो इस तरीके से याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि sin की वैल्यू यहां और यहां 0 होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि sin 0 0 पाई sin पाई 0 sin 2 पाई 0 sin 3 पाई 0 sin 4 पाई 0, यानी कि sin n पाई 0 होता है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यानी कि आपको याद रखना है पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई n पाई। n एक इंटीजर है, कोई भी पाई। एंगल जब आप ऐसे रोटेट करते हो तो यहां और यहां पर sin 0 होता है, बस इतना याद रखना है। तो sin n पाई 0, तो यहां पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मुझे n पाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब जब sin किसी एंगल को n पाई प्लस माइनस अल्फा में ब्रेक कर देते हैं तो ये नेचुरली sin सीधा अटैक करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ प्लस आए कि माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि sin 0 तो 0। और वैसे भी प्लस और माइनस का फैसला हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव है लेक्चर, लेकिन आपको ना जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं उनको याद रखना है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आया तो क्योंकि मैं थोड़ा डीप में जाकर के समझा रहा हूं। तो sin यहां और यहां 0 होता है, यहां 1 होता है और यहां -1 होता है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि sin ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई बाय 2। यहां क्या होता है, पाई बाय 2 एंगल में 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 मींस ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू या तो +1 या -1, यानी sin यहां और यहां 1 -1 और यहां और यहां 0। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वैल्यूज ऑफ sin x वर्सेस x। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ cos x। वैल्यूज ऑफ b पढ़ेंगे, वैल्यूज ऑफ cos x वर्सेस x। x के साथ cos x की तबीयत पर क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं। ठीक है, cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग ना जो पढ़ रहे हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा। x 0 से लेकर के बढ़ रहा है ना, तो ये राइट एंगल बना, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। जब x 0 है, अब आप देखना इस फिगर में क्या होगा, जब x 0 तो बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हुए कि नहीं, तो cos x क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब x बढ़ रहा है, तो पहले तो सिचुएशन ये थी कि हाइपोटेन्यूज इधर ही था, तो बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे बेस छोटा होता जा रहा है, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तब बेस 0 हो जाएगा। अब इसको ऐसे इमेजिन करो ना, इसको बढ़ाते हुए चलो, जब ऐसा था तो बेस ये था, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और ऐसे हो गया तो बेस गायब हो गया, मींस बेस 0 हो गया। तो जब x पाई बाय 2 रेडियन है तब बेस हो गया 0, यानी cos
पाई बाई 2 रेडियन बिकम्स 0। अब इतना आपको पता है कि जैसे नौटंकी इधर हुई वैसे ही नौटंकी इधर होगी, तो यानी यहां पर गया 1 to 0, तो अब यहां पर वापस से 0 to -1। कैसे -1? ध्यान से समझो। अब ये एंगल बढ़कर के 90 डिग्री से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 0 से 90 डिग्री जब बढ़ाया उसका तो हिसाब हमने समझ लिया। क्या समझे कि अगर एंगल 0 से 90 डिग्री की तरफ जाता है तो cos 0 की वैल्यू 1 और घटती जाती यहां करके 0 हो जाती है, क्योंकि जब ऐसे था तो बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल। अब बेस थोड़ा छोटा क्योंकि बेस ये है, फिर और छोटा क्योंकि बेस ये है, फिर ये और छोटा तो बेस ये है, और ऐसे आते ही तो हाइपोटेन्यूज गायब ही हो गया। सॉरी बेस गायब हो गया तो बेस 0। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये इतना रोटेशन होगा, x 90 डिग्री से बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब बच्चों बेस क्या होगा? तो यानी कि सर राइट एंगल तो बन ही नहीं रहा, तो राइट एंगल ये माना जाता है, तो बेस क्या माना जाएगा? ये। हाइपोटेन्यूज ये माना जाएगा। तो न्यूमेरिकली तो बेस अभी भी हाइपोटेन्यूज से छोटा है ना, और बेस क्या है? नेगेटिव। तो बच्चों cos x क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया नेगेटिव, और ये हाइपोटेन्यूज ये है हमेशा पॉजिटिव। ये मैथमेटिशियन लोगों ने डिसाइड किया कि बेस इस वाली लाइन के अलोंग है, परपेंडिकुलर इधर होता है, इसलिए इनको पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हमेशा इधर या इधर या इधर होता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। बेस हो गया नेगेटिव, तो यानी cos की वैल्यू हो गई नेगेटिव, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव। लेकिन बच्चों ये जो रेशियो है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बेस से हमेशा बड़ा होता है और कुछ स्पेशल कंडीशंस में बराबर हो जाता है, तो ये पूरा न्यूमेरिकली एक से छोटा ही रहेगा। यानी क्या सीखे? cos की वैल्यू माइनस cos x की वैल्यू -1 से 1 ही होगी हमेशा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि अगर x पाई रेडियन हो जाए, तो पाई रेडियन होते ही ये जो बेस है वापस से ऐसी सिचुएशन में बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल, लेकिन हाइपोटेन्यूज का कोई साइन कंसीडर नहीं किया गया, बेस कितना हो गया? इधर की तरफ नेगेटिव, तो यानी कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज पर cos पाई हो गया माइनस। क्या समझे? अब जो समझे वो ये कि सर जब एंगल यहां से यहां घूमा तो cos की वैल्यू 1 से 0, फिर जब एंगल यहां से यहां आया तो 0 से -1, फिर -1 से 0 और फिर 0 से 1। तो जैसे हमने sin x में पॉइंट्स लिखे ऐसे ही हम लोग cos x में पॉइंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है for x belongs to 0 to pi by 2, cos x की वैल्यू क्या होती है? 0 to 1 पर डिक्रीज, 1 से 0 जाती है ना। for x belongs to pi by 2 to for x belongs to pi by 2 to pi। अब आपने देखा यहां एंगल जब ऐसे घूमता है तो cos की वैल्यू 1 से 0, फिर ये 0 से 1, लेकिन नेगेटिव होगी, तो cos x की वैल्यू होती है -1 से 0। अब जब आप एंगल को पाई बाय 2 से पाई ले रहे हो तो cos की वैल्यू यहाँ 0 यहाँ माइनस, तो ये वैल्यूज डिक्रीज कर रही है कि इंक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है। फिर थर्ड पॉइंट है, क्योंकि 0 से कम हो रही है ना, इधर 1 से 0 हो रही है, इधर 0 से -1 हो रही है, अब इधर -1 से क्या होगा? 0। तो for x belongs to pi to 3 pi by 2, pi to 3 pi by 2, cos की वैल्यू -1 से 0, यानी cos x जो है वो -1 to 0, लेकिन इंक्रीज -1 से बढ़ रही है 0 की तरफ। और यहाँ पर आप ये भी सोचना कि यहाँ पर cos की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है? देखो साइन में समझाया था ना, जैसे साइन इन दोनों में पॉजिटिव क्यों होता है, ऐसे ही cos इन दोनों में पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है। तो देखो कैसे ये इतना घूम करके आ जाएगा, तो बेस क्या हुआ? वापस से पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? एंगल ये है, बेस पॉजिटिव हो गया ना, और हाइपोटेन्यूज का तो साइन होता ही नहीं, तो हो गया पॉजिटिव। कुल मिलाकर के सारी बकवास या इतना सारा जो मैंने आपको समझाया, इतनी सी बात है कि चूंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और ये आइटम चूंकि ये हाइपोटेन्यूज से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता,
तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कभी बड़ा नहीं हो सकता तो p/h हमेशा -1 से 1 होगा। तो इसका मतलब sin थीटा हमेशा -1 से 1 होगा। फिर cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा या उसके बराबर हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या है? -1 to यानी x या थीटा कुछ भी कर ले, sin थीटा हमेशा -1 to 1 और cos थीटा भी हमेशा -1 to 1। तो आखिरी वाला भी लिख देता हूं कि जब x 3π/2 से 2π है तब cos x पॉजिटिव रहेगा और 0 to 1 और इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको मुझे जो बताना है वो ये है कि इसके डोमेन की बात करते हैं या पहले वैल्यूज की बात कर लेते हैं। अभी वैल्यूज से हम लोग सीख रहे हैं। आपने क्या देखा कि x जैसे जैसे घूमता जा रहा है तो cos 0 1, यहां 0, यहां -1, यहां 0। तो क्या सीखे? साइन तो यहां और यहां 0 होता था, cos यहां और यहां 1 या -1 होता है, यहां और यहां 0 होता है। तो अब आपको समझ आ गया। क्या समझ आया? कि cos 2nπ या cos nπ, nπ मतलब 0 π 2π 3π 4π 5π 6π 7π 8π 9π π 2π 3π यहाँ 3π इतना रोटेशन 4π 5π 6π या तो 1 या माइनस। इसको अगर और स्पेसिफिकली आपको समझना है तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस कि cos 2nπ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया इवन। इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई कहां लाई करता है? 0 2π 4π 6π सब यहां हो और यहां पाई 3π 5π। तो यहां तो cos 1 और यहां cos -1, तो cos 2nπ तो 1 होगा, cos इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई 1 होगा और cos 2n + 1, 2n + 1 मतलब इवन प्लस 1 और मल्टीप्लायर ऑफ पाई यानी कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं? इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। जो भी ये वाला एंगल होगा हमेशा यहां आएगा, ये होता है -1। ठीक है। तो साइन तो यहां और यहां 0 होता है, यहां 1 और यहां -1, cos यहां 1 यहां -1, इन दोनों पर 0 रोटेशन। थर्ड पॉइंट है या सेकंड पॉइंट है cos ऑड मल्टीप्लायर ऑफ π/2 मींस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये इन दोनों के लिए cos की वैल्यू क्या होती है? 0। ये आपको याद रखना। थर्ड डोमेन या पहले रेंज देख लेते हैं। रेंज ऑफ cos x क्या देखा आपने? x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r cos x हमेशा -1 to 1 ही होगा। तो जैसे क्वेश्चन मैंने sin x पे कराए थे वैसे मैं इस पे भी करा सकता हूं। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ cos x हमने देखा रोटेशन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू r, कोई भी इनपुट डाल दो, इस फंक्शन cos x को कोई परेशानी नहीं। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो आपको मैंने बड़े गहराई से समझाया, डीप जाकर के समझाया। याद क्या रखना है? पूरे लेक्चर को मैं 1 मिनट में अगर समराइज करना चाहूं तो समरी इज कि सर साइन जो है -1 से 1 होता है, यहां और यहां साइन 0 होता है, यहां 1 और यहां -1 होता है। सेकंड पॉइंट यानी समरी का सेकंड पॉइंट, अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। cos यहां 1 यहां -1 यहां और यहां 0 और cos की वैल्यू -1 से 1 होती है। तीसरा पॉइंट, sin x और cos x आर डिफाइंड फॉर एनी रियल एंगल, कोई भी एंगल आप डाल दो x की फॉर्म में, और sin x cos x की रेंज -1 से 1 होती है। सिंपल। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं tan x। वैल्यूज ऑफ tan x, वैल्यूज ऑफ tan x वर्सेस x। sin x पढ़ लिया, cos x पढ़ लिया, tan x को भी पढ़ लेते हैं। तो आप देखो कि अगर हम कोई राइट ट्रायंगल इमेजिन करते हैं और ये x है तो परपेंडिकुलर और बेस, tan x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो जब x 0, ध्यान से समझना, x 0 तो परपेंडिकुलर 0, तो tan x कितना आया, या tan 0, x 0 हो गया तो ये इधर आ गया ना, तो परपेंडिकुलर तो खत्म ही हो गया। जैसे जैसे x कम करोगे p छोटा होता जाएगा, और x आप बढ़ाओ, तो आप बढ़ाओ x 90 डिग्री, x पहले 45 डिग्री करो। जब ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये और ये सेम होगा कि नहीं होगा, राइट ट्रायंगल, ये 45, ये 90 डिग्री है, तो ये 45, तो ये भी 45, दोनों साइड्स इक्वल। तो x अगर 45 डिग्री हुआ तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। ठीक है, अब और बढ़ाओ एंगल को, तो बेस छोटा होता जा रहा है, परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है। तो अगर x 45 से आपने बढ़ाया, अगर x आपने 45 से बढ़ाया, तो और बढ़ाओ, परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है, बेस छोटा होता जा रहा है, तो परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है, बेस छोटा होता जा रहा है, तो tan x भी बढ़ता जाएगा, यानी ग्रेटर देन, कहां तक बढ़ेगा, 90 पर आकर के समझते हैं। जैसे ही x becomes 90, जैसे ही x become 90, तो 90 के पहले समझते हैं, 90 के पहले बेस बहुत छोटा है, परपेंडिकुलर बहुत बड़ा है, तो tan की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे ही x 90 डिग्री हो गया, नहीं यहां पर आ गया, तो बच्चों बेस तो आपका 0 हो गया और परपेंडिकुलर और ये दोनों सेम हो गए, तो परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो गया, यानी जैसे ही 90 डिग्री के पहले तक tan x बढ़ता जाएगा, tan x की वैल्यू 2 3 4 5 6 होती जाएगी। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री हुआ, परपेंडिकुलर इंफिनिटी हो गया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो गया और बेस बहुत छोटा हो गया, यानी 0 हो गया, तो यानी कि tan x की वैल्यू हो गई इंफिनिटी, यानी एक बहुत बड़ा नंबर। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि tan 89.9999999999 डिग्री एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, कितनी बड़ी मुझे भी नहीं पता, बट बहुत बड़ी होगी, ठीक है। हो सकता है 5000 करोड़ हो सकता है कि 1 करोड़ हो। तो कहने का मतलब जैसे जैसे x 90 डिग्री की तरफ होता है, tan की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। अब आप इतना समझ गए कि जो इधर चलता है वही इधर, इधर और इधर प्लस माइनस के साथ चलता है। अब क्या होगा कि जब एंगल x से बड़ा हो जाएगा, जब एंगल x से बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो राइट एंगल ऐसे तो बन नहीं रहा, ऐसे बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर और बेस, वापस से क्या हुआ बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चलने लगा, ठीक है। तो 45 पर क्या हो जाएगा, यानी ये अगर 135 हो जाए तो 135, यानी कि अगर x 90 डिग्री से लेकर के 135 डिग्री तक मैं डिस्कस करूं, 90 प्लस 45, तो क्या होगा, अब आप ध्यान से समझो, जब एंगल 90 से थोड़ा सा बड़ा हो, ये आपका एग्जैक्ट 35 डिग्री है, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर और ये बेस सेम होगा, क्योंकि ये 45 होगा, तो न्यूमेरिकली परपेंडिकुलर और बेस इक्वल, लेकिन बेस हो गया नेगेटिव। तो समझ आया कि tan इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होता है, सारे जवाब मिल रहे हैं ना बराबर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस -1 हो जाएगा, किस पर, x इक्वल टू 135 डिग्री पर, tan x -1। उसके पहले क्या होगा, उसके पहले आप देखो ये वाली सिचुएशन लेते हैं, तो ये वाली सिचुएशन ली तो बच्चों परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस नेगेटिव, आना तो नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से बड़ी है और उस पर माइनस लगेगा, 1 से बड़ी मतलब -2, उस पर माइनस लगेगा, माइनस यानी कि -1 से छोटा, तो tan x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 से छोटी, और जितना 90 के नजदीक जाओगे उतना परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन दिस बाय दिस न्यूमेरिकली 1 से बहुत बड़ा, लेकिन नेगेटिव होगा, मतलब -10, तो यहां पर -10, यहां पर -1000, यहां पर -10000, यहां पर माइनस, समझ में आ रहा है ना, यानी कि क्या हुआ, अब आप समझ गए, 0 से इंफिनिटी गया, इसके तुरंत -इंफिनिटी हो गया, फिर -इंफिनिटी से 0 हो गया, ठीक है, फिर इधर 0 से -इंफिनिटी हो गया। आप जब इसी तरीके से सोचोगे ना, और इधर -इंफिनिटी से 0, तो यानी यहां मैं गलत बोल दिया, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि जैसे ही एंगल इधर होगा, ये वाला जो एंगल है, तो राइट एंगल कैसे बनेगा, इस तरीके से, यहां ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा,
तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो tan क्या हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। वापस से वही फटा, जब ये 180 प्लस 45 होगा तब तो परपेंडिकुलर और बेस न्यूमेरिकली दोनों इक्वल, ये भी नेगेटिव, वैल्यू होगी 1। लेकिन इसके इधर है तो परपेंडिकुलर बेस से छोटा है न्यूमेरिकली, तो वैल्यू -1 से छोटी, यानी कि 0 से धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, और यहां पर 10 पॉजिटिव रहेगा। देखो जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा आप इरिटेट होते जाओगे, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है। अगर आपको गहराई में जाकर के समझना है कि कैसे क्वाड्रेंट काम करता है, कैसे sin x, cos x, tan x और cot x, ये जो भी हम पढ़े हैं इनके क्वाड्रेंट्स में वैल्यू प्लस माइनस कैसे होती है, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं सीधा tan x की वैल्यूज को डिस्कस करता हूं। तो हमने ये देखा कि tan 0 से इंफिनिटी, 90 से प्लस होती है माइनस इंफिनिटी से 0, फिर 0 से इंफिनिटी और फिर इंफिनिटी से 0। लेकिन यहां इधर माइनस, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी से 0। तो कहने का मतलब आपने ये देखा फर्स्ट पॉइंट कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब अगर मैं 0 से π/2, या फिर आप ले लो कि tan x की जो वैल्यूज है, रेंज सबसे पहले देखते हैं। tan x आपका होता है माइनस इंफिनिटी से। अब एक छोटी सी गड़बड़ हो रही थी बच्चों, यहां 0 से इंफिनिटी समझ में आ रहा था क्योंकि परपेंडिकुलर बहुत बड़ा होता जा रहा था, और होगा तो परपेंडिकुलर और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां हो गया तो बेस आपका 0 हो जाएगा, और बेस 0 हो जाएगा तो tan थीटा में, यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो tan थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यानी कि ये 0 हो गया। तो 0 होते ही नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब जब भी 0 आएगा तब तब कांड होगा। लेकिन अगर 89 पॉइंट कुछ सेंसिटिव है, लेकिन आपको क्या कर रहा है समझने के बाद में, जैसे मैंने sin x के पॉइंट्स लिखा है तो वो आपको पॉइंट्स याद रखने, बाकी जिसको ये डिस्कशन समझ में आए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा, परपेंडिकुलर बड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेस रहेगा। जैसे ही 90 होते तो कुछ ना कुछ बेस रहेगा, तो गड़बड़ नहीं होती थी। लेकिन 90 होते ही बेस हो जाता है 0, तो गड़बड़ हो जाती है। इसको आप ऐसे भी समझो। दूसरा जो पॉइंट है वो मैं समझा रहा हूं, डोमेन ऑफ tan x, डोमेन ऑफ tan x समझा रहा हूं, है ना। तो डोमेन ऑफ tan x क्या है ये मुझे समझाना है। तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। आपको पता है एंगल कुछ भी हो, ये हमेशा -1 से 1, ये हमेशा -1 से 1 सर, लेकिन डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और cos कहां 0 होता है, यहां और यहां, यानी x क्या नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, यानी कि 2n + 1 π/2। इसका मतलब डोमेन क्या आया सर, tan x में x अगर वर्टिकल लाइन पर आने वाला कोई भी एंगल हो जाएगा तो tan उसका डिफाइन नहीं होगा। कारण अभी बताया, जैसे ही x 90 डिग्री हो जाता है बेस 0 हो जाता है। ऐसे में थोड़ा बहुत तो बेस था, ऐसे होते बेस 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब tan डिफाइन नहीं होगा। या सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, tan x = sin x अपॉन cos x, वो x एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से cos x 0। डोमेन कैसे निकालते थे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो x क्या नहीं होना चाहिए, π/2, 3π/2, 5π/2, x must not be equal to 2n + 1 π/2। तो डोमेन आया x belongs to all real angles except x, और वो x क्या है 2n + 1 π/2, n क्या है। अब इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, x belongs to r minus 2n + 1 π/2 और n belongs to इंटीजर। वो सारे एंगल्स माइनस कर दो जो यहां और यहां लाई कर, ठीक है। तो डोमेन आपको समझ में आ गया, रेंज मैंने पहले लिखी थी। तो अब tan x के लिए आप क्या याद रखोगे
कि 10x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से नंबर लाइन पर कोई भी वैल्यू 10x की हो सकती है, 10x 2 भी हो सकता है, 10x 3 भी हो सकता है, 10x 4 भी हो सकता है, 10x 5 भी हो सकता है, 10x माइनस 200 भी हो सकता है, 10x माइनस 5000 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था वैल्यूज ऑफ 10x। हमने देखा 10x का डोमेन और 10x का रेंज। अब बच्चों sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया। अब बात करते हैं cot x। तो सीधा मैं लिख देता हूं डोमेन ऑफ cot x, sec x एंड cosec x, डोमेन एंड रेंज। अगला हमारा टॉपिक है डोमेन एंड, क्योंकि बेसिक हम लोग समझ चुके हैं sin cos tan कैसे चलते हैं। डोमेन ऑफ, क्योंकि अब हमारे जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं, cot x, डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ cot x, sec x एंड cosec x। देखो ये लेक्चर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, तो ये एक बहुत बारीक नॉलेज है। इसमें आपको क्या क्या जवाब मिला, क्यों क्वाड्रेंट्स में साइन कोस tan कोस से कोसेक के साइन बदलते रहते हैं, साइन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, साइन किन किन एंगल्स को एक्सेप्ट करता है, कोस किन किन एंगल्स को एक्सेप्ट करता है, कॉस की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, tan का डोमेन क्या है, tan किन किन एंगल्स को एक्सेप्ट करता है, tan की रेंज क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत बारीक इंफॉर्मेशन आपको मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब डोमेन एंड रेंज, तो सबसे पहले पकड़ते हैं cot x। सीधा डोमेन निकालता हूं। देखो cot x क्या होता है, cos x बाय sin x। अब sin x 0 नहीं होना चाहिए। अब आप सीधा मुद्दे पर आ जाओ, क्योंकि अगर उस तरीके से समझेंगे जिस तरीके से sin cos tan को समझा, तो बच्चों इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि अब समझना आसान है। sin cos tan हो गया, अब cot क्या है, tan का उल्टा, sec क्या है, cos का उल्टा 1/cos, cosec x क्या है, 1/sin x, तो समझ लेंगे। तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, मींस x क्या नहीं होना चाहिए, n pi नहीं होना चाहिए। sin कहां 0 होता है, यहां, और तो डोमेन आएगा x belongs to r minus n pi, where n is any integer, any cot 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 6 pi, 7 pi इन पर डिफाइन नहीं है। अब रेंज की बात करते हैं। cot x क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों कभी बराबर भी हो सकते हैं, ये इससे ज्यादा हो सकता है, ये इससे ज्यादा हो सकता है, कुल मिलाकर के tan x का होगा। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के नंबर्स का रेसिप्रोकल भी तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही होगा। इसकी रेंज r, तो यानी डोमेन हो गया, वापस से लिख देता हूं, डोमेन हो गया x belongs to r minus n pi, where n is an integer, और रेंज हो गया cot x belongs to minus infinity to infinity। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है sec x। तो वही sec x किन किन x के लिए डिफाइंड होता है, sec x क्या होता है, 1/cos x। सर ये 0 नहीं होना चाहिए, तो sec x हमेशा डिफाइंड होगा, तो वो x लो जिसकी वजह से ये 0 ना हो। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x कहां 0 होता है, यहां, और तो x क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये सब cos नहीं होना चाहिए। यही आया बच्चों, x belongs to all real numbers except odd multiplier of pi by 2, where n belongs to integer। और रेंज की बात करें, अब आप निकालोगे रेंज, cos x क्या होता है, सॉरी sec x क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। समझो बात को, अब हाइपोटेन्यूज या तो बेस से बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज या तो बेस से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो यानी ये जो आइटम है हमेशा या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेसर देन और इक्वल टू -1 होगा। मतलब हमें ये तो पता लग गया कि ये रेशियो न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तो 1 या 1 से बड़ा नंबर इधर वाले नंबर, जब नेगेटिव होगा cos तो इधर वाला भी तो होगा,
यानी रेंज क्या लगा, sec x आपका लगा माइनस इंफिनिटी टू, ये रेंज है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। आया समझ में? कोसेक एक्स पर आते हैं। कोसेक एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स क्या होता है, ये जो मशीन है कोसेक एक्स होता है 1/sin x। तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x कहाँ 0 होता है, यहाँ और यहाँ। अब तो रटा क्या होगा ना, x must not be equal to n पर। दैट मीन्स डोमेन क्या आया कोसेक x का, इस मशीन में वो इनपुट नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से साइन 0 होता है। दैट मीन्स डोमेन हो गया x belongs to r minus n pi where n is an integer। वो सारे एंगल्स हटा दो जो sin x को 0 बनाते हैं। रेंज, रेंज देखते हैं। कोसेक x क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सर नेगेटिव को छोड़ दें, ये दोनों जब जब हमेशा पॉजिटिव रहे, ये तो खैर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये अगर हमेशा पॉजिटिव रहे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कोई भी x हो कोसेक x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से बड़ी। माइनस में होगा तो इधर, तो कोसेक x की रेंज आ गई माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो आपको याद रखना है। अब मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, उसके बाद में लेक्चर खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर बच्चों दोबारा अभी रिपीट करके देखना। डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आज हमने ये पढ़ा, वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं कि वो पढ़ा। तो यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूंगा, यहां डोमेन यानी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यहां रेंज, टेबल बना दे रहा हूं, आपको इसको रट लेना है। y इक्वल टू sin x, x आपका कहां से कहां होना चाहिए, x होना चाहिए कोई भी रियल नंबर, साइन को कोई चिड़ नहीं है। रेंज यानी y बिलोंग्स टू -1 टू, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा y इक्वल टू cos x, x में भी एनी रियल, मुझे याद है आपको याद करना पड़ेगा। और cos, रेंज याद करने का तरीका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमेशा न्यूमेरिकली x से छोटा यानी -1 से बड़ा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा है बराबर हो सकता है, तो -1 से बड़ा। y इक्वल टू tan x, tan x में sin x by cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x कब 0 होता है, वर्टिकल एंगल्स पर, यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट odd multiplier of pi by 2 टाइम्स एंगल, ठीक है। रेंज y बिलोंग्स टू r। फोर्थ y इक्वल टू cot x, cos x अपॉन sin x 0 नहीं होना चाहिए, r minus n pi, n is an integer। रेंज, ठीक है, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो न्यूमेरिकली छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, यानी कुल मिलाकर के कुछ भी हो सकता है। तो r cot x वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, दोनों बड़े छोटे कुछ भी हो सकता है, एक से बड़े भी हो सकते हैं, एक से छोटे भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में y इक्वल टू sec x, sec x मतलब 1 अपॉन cos x, cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो r माइनस ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई बाय 2। ऑल रियल एंगल्स के लिए डिफाइन होगा एक्सेप्ट वर्टिकल एंगल्स, यानी इन और इन पर सेक नहीं निकलेगा, क्योंकि इन पर cos 0 होता है और cos 0 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, डिनोमिनेटर में 0 आते हैं तो कांड होता है ना, फंक्शन आप लोग पढ़े हुए। ये हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी गारंटी है एक से बड़ा या एक से छोटा, मतलब -1 से छोटा। तो y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू cosec x के बारे में सोचो।
y इक्वल टू cosec x के बारे में सोचो, 1 अपॉन sin x। अब अगर 1 अपॉन sin x, इसका मतलब क्या, sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू r माइनस n पर। रेंज माइनस, देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा या बराबर, यानी कि सर या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा, तो -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, इस टेबल को आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ 11th वो क्लास है जिसका मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि वो पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। 12th वाले बहुत मजे से पढ़ रहे हैं, 10th वाले बहुत मजे से पढ़ रहे हैं, 9th वाले कंपैरेटिवली थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, 11th वालों को तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना तो कोई कमेंट आता है ना कोई डाउट आता है। जबकि मैंने तो ये देखा है कि जब एक बार सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाता है तो 11th वालों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता है। इसके 3 कारण हैं। एक, आपका आलसीपना कि अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो बच्चों कर लो इंतजार रिजल्ट का। जैसे कोरोना आया वैसे रिजल्ट आएगा अचानक से, और वैसी सारी चीजें आपके ऊपर थोप दी जाएंगी, क्योंकि प्रशासन फिर इस बात की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी थी आपकी जान बचाना, जान बचा ली। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट केयर अबाउट यू कि आप सिलेबस को 3 महीने में पूरा करोगे कि 4 महीने में करोगे। तो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन डजंट केयर फॉर यू, सिर्फ उसको उसकी जान बचानी है आपकी, वो बचा ली है। दूसरी चीज कि आपका मैथ्स 10 से टोटली 10 तक का मैथ्स इतना था, 11 का इतना हो चुका है, तो आपको बच्चों एफर्ट डालना पड़ेगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के मैथ समझ में आएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो जेईई मेन के एस्पिरेंट हैं। इट डजंट मीन कि मैं बेसिक्स को नहीं पढ़ाता हूं, आपको पता होगा कि मैं हमेशा 0 से स्टार्ट करता हूं और 100 तक लेकर के जाता हूं। तो आपका इमेजिनेशन और थिंकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना सेंसिटिव है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। इस पर ट्रिग्नोमेट्री के सारे जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन टिके हुए हैं, क्योंकि इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री बनी किन से है, तो इनका पोस्टमार्टम किया है। 12th का एक चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा इस पर टिका हुआ है। कैलकुलस में, कैलकुलस आप जानते नहीं लेकिन समझ लो कि मैथ्स में कैलकुलस होता है। कैलकुलस में जहां जहां भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहां पर ये बारीकियां काम आएंगी। तो आज के लिए इतना काफी, होमवर्क में अटैच कर दूंगा, होमवर्क बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज का। कुछ 10 से 15 क्वेश्चन है, आप भले ही एक क्वेश्चन को 10 मिनट दे देना पर सॉल्व जरूर करना, और डेफिनेटली मैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन भी लूंगा। फाइनली बाय बाय एवरीवन।